Yes, people. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to your very own channel GST with Kaustav. So लास्ट क्लास में अपने रजिस्ट्रेशन का जो न्यूमेरिकल पार्ट था, पार्ट ए कंप्लीट किया था. आज पार्ट बी पढ़ेंगे, दैट इज़ द प्रोसीजरल पार्ट. यू कैन सी दिस इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसीजरल पार्ट, राइट? यस. तो इसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 25, दैट इज़ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. ये प्रोसेस को एक बार आप लोग लॉजिकली फ्लो के साथ समझ लोगे ना, इसमें रट्टा मारने लायक कुछ है ही नहीं. सी गाइज, सब लोग बोलते हैं कि ये सब रट्टा मारने का चीज़ है, बट ट्रस्ट मी, इसमें रट्टा मारने लायक कुछ है ही नहीं. स्टेप 1 में देखो, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन एक्सीड्स 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख लिमिट. तो अभी रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा? दो केस में लेना पड़ेगा. एक तो जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, एंड दूसरा केस है जब टैक्सेबल पर्सन नीड्स टू टेक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. सेकेंड केस है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, एंड फर्स्ट केस इज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख, 20 लाख. तो ये एज पर सेक्शन 22. जब सेक्शन 22 ये हो गया केस 1 एंड दिस इज केस 2, ये दो केस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. अभी रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 2 में है हम लोग अभी. तो स्टेप 2, लॉग इन टू GST पोर्टल. एंड व्हाट इज द GST पोर्टल? दिस इज www.gst.gov.in. www.gst.gov.in. पोर्टल में लॉगिन किया. लॉगिन करने से न्यू रजिस्ट्रेशन टैब ओपन होगा. फिर एंटर बेसिक डिटेल्स. अभी बेसिक डिटेल्स लाइक एज इन पैन नंबर हुआ, टैन नंबर हुआ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी. ये प्रोसेस होने के बाद फिर एक OTP वेरिफिकेशन होता है. आप लोगों को पता है, कोई भी ऐप में भी आप लोग जो वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करते हो तो OTP वेरिफिकेशन होता है. OTP वेरिफिकेशन आपका मोबाइल या फिर ईमेल आईडी में होगा. ये OTP वेरिफिकेशन मोबाइल या फिर ईमेल में होगा. फिर उसके बाद SRN बोले तो सीरियल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये 15 दिन तक वैलिड रहता है. सीरियल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा. फिर स्टेप 3 में आते हैं. स्टेप 3 में क्या करना है? सबमिट बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स. पहले आप लोग ने जनरल डॉक्यूमेंट सबमिट किया था स्टेप 2 में. अभी स्टेप 3 में आके स्पेसिफिक बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देना है. उसमें क्या है? नेम ऑफ प्रोप्राइटर, या फिर कंपनी है तो डायरेक्टर, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स, इन लोगों का नेम देना है. एड्रेस ऑफ बिजनेस, मतलब एड्रेस में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी हो सकता है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी हो सकता है. फिर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप फर्म हुआ तो पार्टनरशिप डेट, कंपनी हुआ तो उसका ROC का सर्टिफिकेट, वो सब देना है, अपलोड करना है. और ये एप्लीकेशन सबमिट करना है विद इन 15 डेज फ्रॉम जनरेटिंग. 15 डेज ऑफ SRN का मतलब है 15 डेज फ्रॉम द जनरेशन ऑफ द सीरियल रजिस्ट्रेशन नंबर. फिर स्टेप 3 के बाद आते हैं स्टेप 4 में. स्टेप 4 में क्या होता है? जो PO मतलब प्रॉपर ऑफिसर. ये जो स्टेप है ना, स्टेप 3, ये प्रॉपर ऑफिसर के पास है. तो प्रॉपर ऑफिसर विद इन 3 डेज, ये यहाँ पे एक स्पेशल नोट है. देखो, ये नोट याद रखना है. ये जो टाइमलाइन है ना, ये सेक्शन का, सेक्शन 25 में, इसको ऐसे याद रखने का. 377 पहला जो टाइम लिमिट आएगा ना, वो 3 डेज का है. जो PO वेरीफाई करेगा वो दैट शुड बी विद इन 3 डेज फ्रॉम सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय द टैक्सेबल पर्सन. यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है.
इफ एवरीथिंग इज ओके देन विद इन 3 days रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। अगर कोई भी डेफिशिएंसी है एप्लीकेशन में देन द प्रॉपर ऑफिसर शैल कम्युनिकेट टू द एप्लीकेंट विद इन 3 days, मतलब दोनों ही पार्ट में 3 दिन का टाइम है। इधर भी 3 days एंड इधर भी 3 days, तो कुल मिला के यहाँ पे 3 दिन में ही सारा चीज़ होना है। 3 days फ्रॉम एप्लीकेशन। फिर आगे देखो, इफ प्रॉपर ऑफिसर डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन 3 days दिस विल बी अ केस ऑफ डीम्ड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 26। प्रॉपर ऑफिसर ने सही है गलत है कुछ भी नहीं बोला, तो उसका मतलब यही लेना है कि वो दैट इज डीम्ड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 26, अंडर सेक्शन 26। ठीक है, फिर स्टेप 5 में आते हैं। एप्लीकेंट शैल गिव रिस्पॉन्स विद इन 7 days। अभी यहाँ पे देखो, प्रॉपर ऑफिसर का बात हो गया, उसके बाद एप्लीकेंट को क्या करना है। एप्लीकेंट इसको डेफिशिएंसी कम्युनिकेट किया है प्रॉपर ऑफिसर ने, देन द एप्लीकेंट शैल गिव रिस्पॉन्स विद इन 7 days फ्रॉम डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। फिर स्टेप 6 में पीओ जो प्रॉपर ऑफिसर है फिर से वेरीफाई करेगा। यहाँ पे टाइम लिमिट है 7 days, दैट इज 377। ये चीज़ बहुत याद रखना है आपको। 377 ये वाला जो फंड है याद रख लेने का। फिर देखो, अभी प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई किया 7 days के अंदर, वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आता है। अगर एवरीथिंग इज ओके देन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड विद इन 7 days। दूसरा पॉसिबिलिटी है उसके बाद भी कुछ भी डेफिशिएंसी रह गया तो पीओ शैल रिजेक्ट, यहाँ पे रिजेक्शन हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ, जब भी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में रिजेक्शन का बात होगा ना, 2 घटना घटने वाली है। एक तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये एसएससी का राइट है, एंड दूसरा चीज़ है ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एज पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और ये कहाँ पर लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मिलना चाहिए। एक स्पेशल नोट है यूआईएन होल्डर। यूआईएन मतलब पूरा इसका है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यूआईएन होल्डर्स आर नॉट इक्वल्स टू का साइन दिया है। यूआईएन होल्डर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज रजिस्टर्ड पर्सन्स। यूआईएन होल्डर में कौन कौन आते हैं, फॉरेन एम्बेसी हो गया, समझो यूएस एम्बेसी जो इंडिया में है, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वो सब जो करते हैं ना, तो इनका कोई भी इंडिया में ब्रांच होगा ना, दोज ब्रांचेस विल बी कंसिडर्ड एज यूआईएन होल्डर। इनको रजिस्ट्रेशन लेना तो है बट ये टैक्सेबल पर्सन नहीं माने जाएंगे। दैट मीन्स नॉट टैक्सेबल पर्सन्स। अभी रजिस्ट्रेशन इज ओनली फॉर अवेलिंग आईटीसी ऑन इनपुट्स। अभी ये इसका क्या मतलब बनता है, देखो, रजिस्ट्रेशन इज ओनली फॉर अवेलिंग आईटीसी। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, आईटीसी अवेल करना है ऑन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज। अभी ये लोग का आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका इनपुट सर्विस या फिर इनपुट क्या हो सकता है, तो समझो मोबाइल बिल्स का पेमेंट किया, मोबाइल बिल्स पेड टू, फॉर एन एग्जाम्पल समझ लो एयरटेल को पे किया मोबाइल बिल्स, तो ये इनपुट सर्विस हो गया। इसका तो इनको आईटीसी तो मिलना चाहिए ना, तो आईटीसी बुक करने के लिए ही बस इनको रजिस्ट्रेशन लेना है, इनको बाकी जीएसटी भरना नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, विच इज़ द कंपोजिशन ऑफ जीएसटी-आईएन। जीएसटी-आईएन का पूरा क्या है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो गाइस जीएसटी-आईएन, ये यहाँ पे एक सैंपल दिखा रहा हूँ, दिस इज़ अ 15 डिजिट कोड
जो कॉमन पोर्टल के थ्रू जनरेट होती है। एंड यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट इज द स्टेट कोड, फिर नेक्स्ट 10 डिजिट दैट इज फॉर द पैन नंबर, उसके बाद वाला जो डिजिट है ये इसका 1 2 3 से लेके 9 तक जा सकता है, या फिर ABC से लेके Z तक जा सकता है। तो ये डिनोट करता है सीरियल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर उसका अगला जो डिजिट है दैट इज़ फॉर फर्दर यूज बाय द डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद वाला जो डिजिट है दैट इज चेक डिजिट, ये भी फर्दर यूज के लिए ही रखा गया है बाय डिपार्टमेंट ओनली। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे पैन में 10 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अभी के लिए ये 13 डिजिट है, बाकी 2 डिजिट फ्यूचर में यूज होंगे। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इशूड इन फॉर्म जीएसटी, ये सब में से ना एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इशूड इन फॉर्म जीएसटी REG 6 विच शोज, जीएसटी REG 6 जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना उसमें क्या क्या चीज़ रिफ्लेक्ट होता है। एक तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, दूसरा नेम ऑफ द डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ कंपनी, या फिर पार्टनर्स और प्रोप्राइटर्स इन केस ऑफ अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड तीसरा चीज़ ये रिफ्लेक्ट होता है कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, वो भी दिखता है। फिर नॉन रजिस्ट्रेशन फाउंड बाय पीओ इन सर्वे इंस्पेक्शन। अभी क्या होता है ना, कुछ कहीं कहीं पे जो टैक्सेबल पर्सन है जिसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था पर उसने रजिस्ट्रेशन लिया नहीं है, एंड बाद में कोई सर्वे हुआ या फिर इंस्पेक्शन हुआ, उसमें प्रॉपर ऑफिसर को ये पता चलता है दैट द पर्सन इज अ नॉन रजिस्ट्रेंट। तो ये पूरा घटना को शॉर्ट में ये लिख सकते हैं नॉन रजिस्ट्रेंट। इसको बाद में असेसमेंट प्रोसीजर में फिर से सीखेंगे। अभी के लिए रजिस्ट्रेशन में क्या इसका इम्पैक्ट है वो देखते हैं। जीएसटी ऑफिसर इश्यूज टेम्पर, ये लोगों के लिए ना जब पता चला कि रजिस्ट्रेशन लेना था पर लिया नहीं, फिर करना क्या है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसको देना है, उसको बोलते हैं TRN शॉर्ट में। TRN जनरेट करेंगे, फिर जीएसटी एंड पेनल्टी लेवी कर देंगे। तो उसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है यहाँ पे इश्यूज, मतलब कौन इशू करता है, प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब टैक्सेबल पर्सन नीड्स टू टेक रजिस्ट्रेशन, इसको बोलेंगे अपने ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। फिर सच पर्सन शैल, यहाँ पे पीओ ने किया था, सच पर्सन शैल विद इन 90 डेज, जिसको ये ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन गया उसको विद इन 90 डेज फ्रॉम सच ऑर्डर शैल फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। उसको 90 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन कर देना है, अगर नहीं किया तो पेनल्टी आएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या लेंगे। पहले तो जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है उसमें तो देखा था आपने कि जब जिस दिन को 20 लाख 40 लाख एक्सीड होता है वही इफेक्टिव डेट है। अभी ये जो केस है इसमें इफेक्टिव डेट क्या लेना है, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो डेट में वो ऑर्डर पास किया गया ना प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, वही डेट को अपने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान के चलेंगे। फिर एक छोटा सा सेक्शन आया, अभी ये जो सेक्शन है सेक्शन 27, अरे यार बहुत लाइट हो गया, दिख नहीं रहा। या तो छोटा सा एक सेक्शन आता है सेक्शन 27, ये CTP NRTP के बारे में बात करेगा। CTP NRTP मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है एज पर सेक्शन 24, ये तो पहले ही हम लोग सीख चुके हैं। These persons
shall apply for registration 5 days in advance before commencing business. इनको पहले ही रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन कर देना है. देखो, इनको ना पहले ही रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करना है बिफोर कमेंसिंग बिजनेस. एंड ये जो रजिस्ट्रेशन किया इन्होंने, जो CTP या NRTP, ये रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी क्या है? एक तो 90 डेज़ है, फिर 90 डेज़ विथ एक्सटेंशन, और पीरियड मेंशन्ड इन RC. RC मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. देखो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है. ये जो 90 डेज़ है ना, दिस इज जनरली, तो जनरली 90 दिन का इनको रजिस्ट्रेशन मिलता है, बट सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन एप्लीकेशन 90 डेज़ का एक्सटेंशन भी मिल जाता है, या फिर पीरियड मेंशन्ड इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. तो विचेवर, ये दोनों में से विचेवर इज अर्लियर वो लेना है अपने को. तो पीरियड मेंशन्ड इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये कम भी हो सकता है, 180 डेज से ज़्यादा भी हो सकता है. फिर जो CTP है, इनको टैक्स भी एडवांस में डिपॉजिट करना होगा. मतलब बाद में रिटर्न फाइल करेंगे टैक्स पेमेंट करके, वो वाला ऑप्शन नहीं है. एडवांस पेमेंट देना होगा टैक्स का. ये चीज़ अच्छे से समझो. एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एंड ये टैक्स लायबिलिटी जो पेमेंट करना है वो नेट बेसिस पे करना है, ग्रॉस नहीं. अभी ग्रॉस नेट का डिफरेंस क्या है वो भी सीखेंगे. GST लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन. नेट मतलब, ये जो नेट का मीनिंग है ना, ये नेट बोले तो आफ्टर ITC, यूटिलाइजेशन. मतलब ITC अवेल करने के बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी बचता है वो पेमेंट करके चलना है एडवांस पे. ये सब क्या कैसे करना है? एस्टिमेशन बेसिस पे. ठीक है. फिर एक छोटा सा नोट है, इफ ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस इज 180 डेज और मोर. ऐसा हो सकता है कि 180 डेज से ज़्यादा के लिए उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो केस में शैल बी ग्रांटेड नॉर्मल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 22. अभी ये CTP वगैरह कौन होते हैं? कोई भी समझो किधर पे भी ट्रेड फेयर में कोई इनको ना कोई ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेशन लेना है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया. तो ये बंदा समझो जम्मू कश्मीर का है, इसको दिल्ली में आके ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना है. अभी जम्मू कश्मीर उसका रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, पर जम्मू कश्मीर में टैक्स लायबिलिटी तो बनता है ना, तो वो केस में उसको एडवांस में रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा. तो ये केस में इसको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा, TRN, एंड एस्टिमेटेड बेसिस पे नेट पेमेंट ऑफ टैक्स भी करके चलना है. फिर सेक्शन 8, दैट इज अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज पर सेक्शन 28. ये भला क्या है? देखो, अमेंडमेंट दो तरह का है. एक तो कोर फील्ड में कोई अमेंडमेंट होता है, एंड दूसरा नॉन कोर फील्ड में. ठीक है. अभी कलर कौन सा लें यार? चलो इसके साथ पिंक अच्छा लगेगा. या ये पहले तो नॉन कोर फील्ड सीखते हैं. नॉन कोर फील्ड में एक तो मोबाइल नंबर आता है, ईमेल आईडी आता है, एट्सेट्रा. ये कब से चेंज माना जाएगा? विल स्टैंड अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर चेंज. जिस भी दिन चेंज का एप्लीकेशन डाला गया उसी दिन से इफेक्टिव माना जाएगा. और कोर फील्ड में क्या क्या होता है? एड्रेस ऑफ बिजनेस, या फिर एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स. मतलब
इसको बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी चेंजेस होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के केस में आपको उसको कोर फील्ड माना जाएगा, मतलब कोर चेंजेस मान के चलेंगे हम लोग। तो फिर नेक्स्ट देखो, जो कोर फील्ड में चेंजेस हुआ वो केस में एप्लीकेंट शुड इन्फॉर्म टू द प्रॉपर ऑफिसर विद इन 15 days ऑफ सच चेंज। देन प्रॉपर ऑफिसर के पास दो ऑप्शन है, एक तो एक्सेप्ट करेगा, दूसरा रिजेक्ट करेगा। टाइम लिमिट कितना है? 15 दिन का। 15 डेज के अंदर अंदर उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करके चलना है। तो इसका इफेक्टिव डेट जो विथ इफेक्ट फ्रॉम एक्सेप्टेंस डेट बाय पीओ, तो प्रॉपर ऑफिसर जिस दिन एक्सेप्ट कर लेगा उस डेट से इफेक्टिव माना जाएगा। एंड ये देखो, जब भी प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्ट करेगा ना, वो केस में दो चीज़ है, एक तो शो कॉज नोटिस देना ही है एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये दो घटना मैंडेटरीली उसको बोले तो एप्लीकेंट को देना ही पड़ेगा, SCN एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एज पर, बोलो बच्चों, यस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये एज पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ प्रॉपर ऑफिसर डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन 15 days फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन बाय द SSC, ये केस में भी डीम्ड एक्सेप्टेंस बाय प्रॉपर ऑफिसर माना जाएगा। एंड दिस इज एज पर सेक्शन 26, राइट। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 29। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दो पार्ट में सीखेंगे। एक तो कैंसलेशन बाय एप्लीकेशन बाय टैक्सेबल पर्सन, मतलब बंदा खुद ही जाके बोल रहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। भला इसका रीज़न क्या है वो भी देख लेते हैं। एक तो उसका पैन नंबर चेंज हुआ, पैन नंबर कैसे चेंज होता है, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ द बिजनेस हुआ, अमलगमेशन, डीमर्जर, ये सब हुआ तो उसका पैन नंबर चेंज हुआ। फिर क्लोजर ऑफ द बिजनेस ही बंद करके भाग गया, तो मतलब बिजनेस बंद हो गया, तो बिजनेस बंद हुआ तो डेफिनेटली उसका रजिस्ट्रेशन पे कैंसिल करवाना होगा। फिर टैक्सेबल टू एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई। अभी इसको समझते हैं। देखो, प्रीवियसली टैक्सेबल सप्लाई दे रहा था एंड वहाँ से चेंज हुआ, कन्वर्ट किया, अभी एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई दे रहा है, प्रीवियसली नाउ। तो जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई दे रहा है, हम लोग ने सेक्शन 23 में ये पढ़ा था। ये सेक्शन 23 में नो रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है, तो इसका रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी तो कैंसिल कर देगा। तो फालतू का कंप्लायंसेस क्यों बढ़ाएगा, कैंसिल ही कर देगा ना। हाँ, फिर सेकेंड ब्रांच में हो, बाय प्रॉपर ऑफिसर हिमसेल्फ, मतलब प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे कैंसिल कर रहा है इन ओन मोशन। इसका रीज़न क्या है? एक तो सप्लायर हैज़ इश्यूड बोगस इनवॉइस। अभी बोगस इनवॉइस मतलब देखो झोल झपाट किया है बेसिकली। फिर दूसरा है कंपोजिशन डीलर, कोई भी कंपोजिशन डीलर है एंड ही हैज़ नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर 3 quarters। हम लोग जानते हैं कंपोजिशन डीलर्स मंथली के जगह पे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो क्वार्टरली के जब करेंगे ना रिटर्न फाइल, वो केस में 3 क्वार्टर तक अगर ये इनका रिटर्न पेंडिंग है, वो केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है ही कैन इनिशिएट कैंसलेशन प्रोसीडिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर तीसरा है रेगुलर डीलर के केस में भी हो सकता है, इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड फॉर 6 consecutive months।
ये ऊपर भी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है एंड यहाँ पे 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स है। ये नंबर याद रख लो, ये नंबर गेम है। फिर नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन बाय फ्रॉड। अभी फ्रॉड्यूलेंटली कोई रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया, वो केस में भी कैंसिलेशन होगा, लॉजिकल है, रॉकेट साइंस है नहीं, बस याद रह जाएगा, एक बार देख लोगे तो। voluntarily registration taken but business could not be commenced within 6 months। अभी ये 6 months मतलब कहाँ से 6 months है? 6 months from initiation, 6 months from the date of voluntary registration। तो voluntary registration लिया, उसके बाद इसको लगा था बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, पहले से ले लिया रजिस्ट्रेशन जोश में आके, बट बिजनेस ही स्टार्ट हुआ नहीं, कोई भी प्रॉब्लम से फंड रेज नहीं हुआ या फिर कुछ भी, तो बिजनेस रेज नहीं हुआ, 6 महीना ऐसे बीत गया, तो उस केस में भी प्रॉपर ऑफिसर कैन इनिशिएट कैंसलेशन। तो जब भी कैंसलेशन करेगा 2 घटना घटना ही है, एक शो कॉज नोटिस देना है, फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगर जो शो कॉज नोटिस दिया ना एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया, इसमें जो टैक्सेबल पर्सन है वो जस्टिफाई करेगा। अगर वो जस्टिफिकेशन प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फैक्टरी लगता है, लग भी सकता है, दूसरा ऑप्शन है नॉट सेटिस्फैक्टरी लग सकता है। इन केस द प्रॉपर ऑफिसर फाइंड्स इट सेटिस्फैक्टरी देन पीओ ड्रॉप्स कैंसलेशन प्रोसीडिंग। सही सीधा सा बात है, उसको सेटिस्फैक्शन मिल गया, भला अभी क्यों कैंसिल करेगा। एंड दूसरा चीज़ है नॉट सेटिस्फैक्टरी के केस में पीओ कंटिन्यूज विद कैंसलेशन प्रोसीडिंग, तो आगे आगे बढ़ेगा, कैंसिल करेगा। तो ये सब नॉर्मल चीज़ है। अभी टैक्स के लैंग्वेज में ये वो भाषा में थोड़ा अजीब दिखता है, शैल प्रोसीड एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। लेमैन की तरह सोचो, चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगी। या तो नोट एक बार पढ़ लो, एनी प्रायर पीरियड टैक्स लायबिलिटी डज नॉट गेट वाइप्ड ऑफ इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंसिल। देखो अभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया एंड वो कैंसिलेशन से पहले किसका 2 लाख, किसी का 2 लाख का टैक्स पेंडिंग है, तो वो लाख थोड़ी ना वाइप्ड ऑफ हो जाएगा। लॉजिकल बात है ना, उसका पहले से पेंडिंग है, तो कैंसिलेशन के बाद भी तो वो चीज़ तो रिकवर करेगा ही करेगा गवर्नमेंट। वही चीज़ बोल रहा है, एनी प्रायर पीरियड टैक्स लायबिलिटी does not get wiped off even after registration got cancelled। सिंपल। चले आगे, हाउस द जोश? हाई, इट मस्ट बी हाई, ऑलवेज हाई। जब तक पास नहीं हो जाते हो सीए फाइनल तब तक योर जोश मस्ट बी एट द लाइफ टाइम हाई। चलो जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट ये है सेक्शन 30। सेक्शन 30 में क्या बोल रहा है? रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। मतलब अभी देखो कैंसिल किया, फिर से रिवर्स जाना, यार हद चल रहा है यहाँ पे। एक तो कैंसिल भी हो रहा है, फिर उल्टा उसको रिवोक भी करना है, मतलब कैंसिलेशन का रिवोकेशन हो रहा है, मतलब रीस्टोर हो रहा है। इसका लेमन लैंग्वेज में ये मैंने नीचे लिख के भी रखा है, मीन्स व्हेन कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कैन बी ड्रॉप्ड। यहाँ पे ये चीज़ याद रख लेना, प्रोसीडिंग्स इसका मीनिंग ये है, प्रोसीडिंग कैन बी ड्रॉप्ड and the registration is restored। तो देखो इस चीज़ को ना 2 टुकड़े में समझेंगे। एक तो अरे यार ग्रीन मिक्स हो रहा है, येलो कर देते हैं। एक तो देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन ओन मोशन, ये एक ऑप्शन है। एंड अब बी किधर गया? हाँ ये हो गया पार्ट बी। पार्ट बी है नहीं, कैंसलेशन बाय पीओ। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये जो रिवोकेशन है ना, क्या बोलते हो, एक छोटा सा ब्रेक ले लें क्या? 30 मिनट्स होने भी जा रहा है, चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये जो बाकी 1.5-2 पेज का है ना वो पढ़ लेंगे अपने। चलो यहाँ तक पढ़ाई किया, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस
आप लोग ने ब्रेक लिया, कुछ खाया पिया कि नहीं? खा लिया करो यार, ब्रेक बड़ा ज़रूरी है। मैं तो हर 30 मिनट में ब्रेक लेता हूँ। एक्चुअली वो ब्रेक चाहिए भी। आप बीच बीच में जितना ब्रेक्स लोगे ना उतना आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई रहेगा एंड पढ़ाई उतना इफेक्टिव भी होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रेक मत लो, ब्रेक मत लो, वो सब फालतू बातें हैं। ब्रेक चाहिए, सबको चाहिए होता है। तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन ओन मोशन। यहाँ पे देखो, टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई विद इन 30 days फ्रॉम कैंसलेशन। अभी शैल अप्लाई मतलब क्या? ये एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन है। मतलब बचाओ बचाओ, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो, ये बोल रहा है टैक्सेबल पर्सन। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। मतलब चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं, रॉक ऑन नहीं, रजिस्ट्रेशन रिवोक करो मतलब कैंसिलेशन रिवोक करना है। तो टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई लेस देन 30 days, विद इन 30 days फ्रॉम कैंसिलेशन, या फिर शो कॉज नोटिस जिस दिन पीओ ने दिया उससे 30 days के अंदर अंदर ये रिवोकेशन का एप्लीकेशन डालना है। पीओ के पास 2 ऑप्शन है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। हर जगह पे पीओ माइट एक्सेप्ट, पीओ माइट रिजेक्ट। जब एक्सेप्ट कर लेगा तो रिवोकेशन डन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फिर से रिस्टोर्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सीधा सा बात है, आरसी रिस्टोर्ड। एंड दूसरा जगह पे जब रिजेक्ट करेगा, शो कॉज नोटिस तो देना ही है, हमने पहले से ही जान के रखा है, ये पढ़ के रखा है। एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसके हिसाब से भी देना होगा। अभी इससे क्या होगा भला? रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड। यहाँ पे ख़त्म हो गया बात। फिर रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मतलब कोई बंदा है जो बड़ा शाना है, रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा है, सोच रहा है कि क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा। अरे उखाड़ बहुत कुछ लेगा, रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देगा। तो कॉम्पोजिशन डीलर जो है ना, कॉम्पो, ये 3 क्वार्टर ये कंजिक्यूटिव, इसमें दोनों ही जगह पे कॉन्सिक्यूटिव, तो 3 क्वार्टर्स कंजिक्यूटिवली या फिर 6 months कंजिक्यूटिवली नॉर्मल पर्सन के लिए, रेगुलर पर्सन। अगर फाइल नहीं करता है तो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चालू हो सकता है। नोट, अ रिवोकेशन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड ओनली आफ्टर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। रिवोकेशन कब फाइल कर सकते हो? कंडीशन फॉर रिवोकेशन ओनली आफ्टर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड। जो पीरियड के का बात कर रहा है वो टैक्स पीरियड के लिए आपने एक तो रिटर्न फाइल कर दिया एंड पेमेंट ऑफ टिप। यहाँ पे टिप मतलब टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ये 2 चीज़ कर दोगे तभी आप यू आर एलिजिबल टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू बी डिस्प्लेड, अभी कहाँ पे डिस्प्ले करना है? विद इन बिजनेस प्लेस। एक तो बिजनेस प्लेस में कोई भी प्रोमिनेंट लोकेशन पे आपको डिस्प्ले करके चलना है, एंड दूसरा है जो नेम बोर्ड होता है एंट्रेंस पे, वहाँ पे भी डिस्प्ले करना है। फिर डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिसेस, ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिसेस आर टू बी ड्यूली साइंड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। कोई भी डॉक्यूमेंट होगा ना वो ड्यूली साइंड बाय द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन एंड द प्रॉपर ऑफिसर सेंड्स ऑल नोटिसेस इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब बड़ा हेवी टर्म लगता है, कुछ नहीं रहे ईमेल में। एंड फिर देखो फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, ये क्या होता है? इफ प्रॉपर ऑफिसर डीम्स फिट, बाप रे बाप, बड़ा ही हेवी टर्म यूज करता है। डीम्स फिट मतलब थिंक्स। इफ प्रॉपर ऑफिसर थिंक्स इट नेसेसरी दैट बिफोर इशूइंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्लेस, ये पीओ कर सकता है। पीओ क्या कर सकता है?
एक फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है बिजनेस प्लेस का इन ऑफिस आवर्स बिफोर ग्रांटिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पीओ और क्या कर सकता है? पीओ टेक्स फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस एंड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर उस चीज़ को ये अपलोड कर सकता है, मतलब करना ही होगा ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल विद इन 15 डेज फ्रॉम सच वेरिफिकेशन। अभी यहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट है। इफ़ ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट को पिंक कलर में हाईलाइट करेंगे। इफ़ टैक्सेबल पर्सन डज नॉट हैव आधार कार्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, मतलब जब रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया वो टाइम पे इसके पास आधार कार्ड नहीं है, तब द प्रॉपर ऑफिसर शैल मैंडेटरीली कंडक्ट अ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्लेस। अभी यहाँ से एक छोटा सा एमसीक्यू आ सकता है, तो इस चीज़ को याद रख लो आप लोग। यही बोलने का मेन मोटिव था। फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है। दीज पर्सन्स हैव टू डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन नेट टैक्स लायबिलिटी, सब पहले हो चुका है, एडवांस में पेमेंट करना है। इफ़ लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशन, ये देखो जो पहले बोला था ना, इफ़ लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशन मतलब ग्रेटर देन 180 डेज, देन टेक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। जो नॉर्मल वाला है वही है, यहाँ पे टीआरएन का बात नहीं होगा। ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है ना, मीन्स अंडर सेक्शन 22 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर, सिंपल। शो अलॉटमेंट, एंड ये केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मस्ट शो द अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम द एग्जीबिशन अथॉरिटी। तो ये केस में नो एडवांस टैक्स, वो तो लॉजिकल है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होगा तो एडवांस पे क्यों टैक्स पे करेगा। एंड कैन सरेंडर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कैन सरेंडर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वंस द एग्जीबिशन इज ओवर, उसके बाद ज़रूरत नहीं है, कैंसिल कर देगा। फिर बस, और इतना ही बाकी है। फिर देखो कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। अभी पीओ जब कैंसिलेशन करेगा, एक तो प्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हो सकता है, एक तो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। प्रोस्पेक्टिव मतलब प्रोग्रेसिव, मतलब उस डेट के बाद वाला बाद से एप्लीकेबल है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुराने डेट से एप्लीकेबल है। तो प्रोस्पेक्टिव के केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन डेट इज डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, जिस दिन कैंसिलेशन करेगा उसी डेट से है एप्लीकेबल। फिर रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन में क्या है, कॉमन पोर्टल, जो जीएसटी कॉमन पोर्टल है ना, दैट डज नॉट अलाउ फाइलिंग रिटर्न्स आफ्टर द डेट ऑफ कैंसिलेशन। अभी रजिस्ट्रेशन है ही नहीं तो तुम भला रिटर्न कैसे फाइल करोगे। दैट मीन्स जो पीरियड आफ्टर कैंसिलेशन है उस पीरियड का तो तुम रिटर्न भर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पोर्टल अलाउ नहीं करेगा। एंड जब अलाउ नहीं करेगा तो ऑल रिटर्न्स फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन टू द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, जो ये डेट के बीच वाला जो पार्ट है उसके लिए ऑल रिटर्न्स शैल बी फाइल्ड विद इन 30 days from the date of order of revocation of cancellation of registration। बाप रे बाप, बहुत ही बड़ा भयंकर है, कुछ नहीं है। मतलब जो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन है ना, रिवोकेशन वाला डेट से 30 दिन के अंदर अंदर इसको रिटर्न फाइल करना है एट रिटर्न। ये कौन सा पार्ट हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव में। अभी प्रोस्पेक्टिव देख लो, कैंसिलेशन डेट इज द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, ऑल रिटर्न्स ड्यू टिल द डेट ऑफ कैंसिलेशन, मतलब कैंसिलेशन डेट तक डेट ऑफ कैंसिलेशन नीड्स टू बी फाइल्ड अलॉन्ग विथ टिप, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी बिफोर मेकिंग रिवोकेशन एप्लीकेशन, प्लस ऑल रिटर्न्स फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन टू द डेट ऑफ रिवोकेशन। यहाँ पे तो कर सकते हैं ना, बिकॉज
ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यहाँ पे पोर्टल अलाउ कर देगा। ऑल रिटर्न्स फ्रॉम डेट ऑफ कैंसलेशन टू द डेट ऑफ रिवोकेशन नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन 30 days। यहाँ पे भी अगेन 30 days है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। इसमें एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, ये क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं है, ये कॉमन सेंस है। मतलब ये सब क्लैरिफिकेशन कहाँ से आता है पता है, जो इंडस्ट्री के जो क्वेरीज जाते हैं ना जीएसटी काउंसिल के पास, काउंसिल उसको क्लैरिफाई करते हैं कि इसका ये सल्यूशन है, इसको ऐसे करना है, उसको फॉर्मली ये लोग नाम दे देते हैं क्लैरिफिकेशन। और स्टूडेंट्स को लगता है बहुत बड़ा कुछ चीज़ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस डाउट क्लियरिंग है। तो कोई भी गोइंग कंसर्न है एंड जो गोइंग कंसर्न है उसका आईटीसी अनयूटिलाइज्ड है, तो गोइंग कंसर्न जो था, एक तो या तो उसको कोई थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब पूरा बिजनेस को सेल कर दिया, ठीक है, एक तो सेल हो सकता है, चलो सेल ही मानते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ट्रांसफ़र या सेल टू थर्ड पार्टी, या फिर जो प्रीवियस ओनर था उसका डेथ हो गया एंड उसका सन या फिर डॉटर, इनके पास बाय इनहेरिटेंस वो बिजनेस चला गया, सन डॉटर के पास इनकम कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ वो बिजनेस इनहेरिटेंस में चला गया, इनहेरिटेंस। एक तो इनहेरिटेंस का केस हो गया, दूसरा ट्रांसफ़र टू थर्ड पार्टी। तो ये दो घटना अगर गोइंग कंसर्न के थ्रू घट रहा है तो वो केस में, दोनों ही केस में गोइंग कंसर्न मस्ट टेक अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अभी पहले ही थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होगा तो वो केस में इसका पैन नंबर चेंज हो रहा है ना, तो पैन नंबर चेंज होगा, क्वाइट ऑब्वियस इसको न्यू रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र इसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखो, अभी इसका जो गोइंग कंसर्न था पुराना वाला, उसका ई क्रेडिट लेजर में आईटीसी का कुछ बैलेंस पड़ा हुआ था, अभी ये पैसा तो उसका ही है ना, गवर्नमेंट तो ये पैसा को ले नहीं सकता है, तो ये फंड को ट्रांसफ़र करना होगा। अभी किसको ट्रांसफ़र करेंगे? टू द ई क्रेडिट लेजर ऑफ द न्यू टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पे न्यू टैक्सेबल पर्सन मतलब वो अपना केस में जो थर्ड पार्टी था, एक तो वो एंड दूसरा है वो सन या फिर डॉटर। इन ये दोनों इनके बुक्स में जो ई क्रेडिट लेजर है ना, वो ई क्रेडिट लेजर में वो आईटीसी रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा, तो ये लोग वो आईटीसी को यूटिलाइज कर पाएंगे। चलो, दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट बी गाइज। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये चैप्टर का पार्ट सी। अभी पार्ट सी मैंने इसको ये चैप्टर पे इंक्लूड किया है बिकॉज दिस इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद द रजिस्ट्रेशन टॉपिक, कंपोजिशन स्कीम। बहुत सारे मैक्सिमम मतलब सारे ही बुक्स में ये चैप्टर अलग से है, उतना बड़ा कोई चैप्टर है नहीं। यू कैन सी 1 2 बस 3 पेज का चैप्टर है, छोटू सा है, मैक्सिमम 20-25 मिनट में ख़त्म कर देंगे हम लोग रिवीजन इसका। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंपोजिशन सीखेंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो। चलो बाय।